प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जनरल ड्रग एक्टिंग ऑन ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मैंने आप लोगों को बताया कि इतने टॉपिक आते हैं करके, तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक था वो था जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स मतलब क्या होता है, या फिर जनरल एनेस्थीसिया मतलब क्या होता है, उसकी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या थी डेफिनेशन? लॉस ऑफ ए ऑल सेंसेशन एंड लॉस ऑफ ए कॉन्शियसनेस। ये जो दो वर्ड्स है, ये दो वर्ड एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है। अब लॉस ऑफ सेंसेशन मतलब क्या होता है कि अनेबल टू फील पेन, एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, परसेप्शन। मतलब हम लोग कोई अगर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या फिर कोई बाहर से अगर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हम लोग कोई बात कर रहा है तो वो हमें पता नहीं चलता है। तो एनेस्थीसिया हम लोग कब देते हैं? जब कोई अगर मेजर ऑपरेशन कर रहा है तब एनेस्थीसिया दिया जाता है, क्योंकि मेजर ऑपरेशन में जब ऑपरेशन करते तब पेन होगा और ये पेन जो है वो सहन नहीं कर सकता है पेशेंट। या अगर वो पेन अगर सहन मतलब पेन होता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए वो पेन सहन नहीं कर सकता, इसीलिए उसको क्या दिया जाता है, ऑपरेशन करने के पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था जनरल एनेस्थेटिक्स की, उसके एग्जाम्पल्स पढ़े थे, देन हम लोगों ने उसके स्टेजेस पढ़े थे। स्टेजेस स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 पढ़ा था। अब स्टेज 1 में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, स्टेज 2 में कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, स्टेज 3 में कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, स्टेज 4 में कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब ये जो स्टेजेस है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जनरल एनेस्थीसिया की जो डेफिनेशन है वो भी आप लोगों को लर्न करनी है। उसके साथ साथ जो स्टेजेस है, वेरियस स्टेजेस, वो भी आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है। तो ये जो स्टेजेस मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग कम डोज अगर देते हैं तो वो क्या होगा, स्टेज 1 में आता, स्टेज 1 के उसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और डोज अगर बढ़ाते हैं तो स्टेज 2 के सिम्टम्स दिखाई देंगे। डोज अगर फिर से बढ़ाते हैं तो स्टेज 3 के सिम्टम्स दिखाई देंगे। डोज फिर से एक्सेसिव अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट करते हैं तो करने के बाद उसमें क्या हो सकता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है, और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये जो स्टेजेस है ये क्लियरली स्टेजेस हमें दिखाई देती है, और इसका डोज एंड जो स्टेजेस वो क्लियर है। ठीक है, तो इसमें ये जो मैंने आप लोगों को ये जो टेबल निकाल के दिया है, ये टेबल, इससे आप लोगों को याद रखना है कि स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 4 में क्या होता है, ये आप लोगों को इस टेबल से याद करना है। ठीक है, ऐसे अगर पढ़ने अगर जाओगे तो याद नहीं होगा वो, इसलिए ये टेबल जो है उससे आप लोगों को लर्न करना है। ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये है कॉन्शियसनेस में स्टेज 1 क्या, कॉन्शियसनेस में स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 3 में। स्टेज 3 जो है उसको डिवाइड किया गया है प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4। क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि स्टेज 3 में जब डोज दिया गया है तो वहाँ पे ऐसे अलग अलग सिम्टम्स दिखाई दिए, तो उसको उन्होंने सब डिवाइड किया गया है, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4, एंड लास्ट है स्टेज 4 है। तो यहाँ पे पहला जो है वो है कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है, परगेशंस। परगेशंस मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अगर हमको अगर बाहर से अगर पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया है तो एनेस्थीसिया देने के बाद उसके जो इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो क्या होता है, उसका सेंसेशन जो होता है लॉस हो जाता है। मतलब उसको पता नहीं रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सेडेटिव इफेक्ट में चला जाता है। और वैसे जो सराउंडिंग में हो रहा है पेशेंट के, कोई आवाज़ आ रही है, कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई बात कर रहा है, वो भी सुनाई नहीं देता उसको, तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जो है वो स्टेज 1 में लॉस होता है। देन स्टेज 2 में भी क्या हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है। लॉस मतलब उसको मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है। पेशेंट जो है अगर स्टेज 1 में अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेज 1 में अगर हम उसको अगर उसकी कंडीशन देखते हैं, सिम्टम्स अगर देखते हैं तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है। स्टेज 2 में भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है। स्टेज 3 में प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4, उसमें भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, एंड स्टेज 4 में भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है। ठीक है, मतलब कॉन्शियसनेस का इफेक्ट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, क्योंकि उसको
मतलब एनास्थेसिया देने के बाद क्या होता है, उसका कॉन्शियसनेस क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देन है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया मतलब क्या होता है, एनाल्जेसिया मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ ए सेंसेशन या फिर इनएबिलिटी टू फील पेन, ठीक है। तो उसमें ये स्टेज 1 में लॉस हो रहा है। अब स्टेज 2 में क्या हो रहा है, आप लोगों को पता है कि स्टेज 2 में शॉर्टिंग, वोमिटिंग या फिर एक्साइटमेंट, लाफिंग, ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। ये सिम्टम्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, जैसे एनास्थेसिया देने के बाद क्या होता है कि जो हायर सेंटर्स कौन से अपने ब्रेन है एंड अपना स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ब्रेन है यानी स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये जो हायर सेंटर्स के जो फंक्शंस है वो तो डिप्रेस हो रहे हैं। पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो लोअर कॉर्टिकल सेंटर जो है, लोअर कॉर्टिकल सेंटर्स मतलब कौन से, जो ब्रेन स्टेम में जो सेंटर्स है, जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, थैलेमस हो गया, मेडुला हो गया, पॉन्स पैरोला हो गया, तो ये जो ब्रेन स्टेम में जो मतलब जो लोअर सेंटेंस है वो क्या होते हैं, रिलीज हो जाती है। वो क्या होते हैं, रिलीज, मतलब मे बी एसोसिएटेड भी, मतलब मे बी रिलीज होते हैं, होते भी है या फिर नहीं भी होते। अगर रिलीज होता है, जो लोअर सेंटर्स जो है, लोअर कॉर्टिकल सेंटर्स अगर रिलीज होता है तो ये सिम्टम्स दिखाई देंगे उसमें, ठीक है, स्टेज 2 में। अब स्टेज 3 में देखो, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4 है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन मतलब एनाल्जेसिया क्या है, स्टेबल है। लॉस ऑफ सेंसेशन मतलब एनाल्जेसिया क्या है, वहाँ पे स्टेबल है। मतलब क्या है, एक बार अगर पेशेंट को एनास्थेसिया देने के बाद उसका लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया, वो पेशेंट जो है वो क्या है, वो स्टेबल है, ठीक है। एंड वो स्टेज 4 में भी क्या है, वो स्टेबल है, ठीक है। देन है रिफ्लेक्सेस। अब रिफ्लेक्सेस जो है उस पर क्या इफेक्ट होता है, एनास्थेटिक एजेंट देने के बाद रिफ्लेक्स पर जो रिफ्लेक्सेस है, रिफ्लेक्सेस मतलब कौन से, जो आईलिड जो है, आई के जो आईलिड है वो हम लोग क्लोज ओपन करते हैं, तो वो आईलिड हो गया, रिफ्लेक्शन होता है उसका। कंजक्टिवल रिफ्लेक्सेस मतलब कौन सा, आई में हमारे प्यूपिल है, प्यूपिल जो मैंने आप लोगों को बताया, प्यूपिल मतलब क्या होता है, तो उसका कंस्ट्रिक्शन जब होता है तो प्यूपिल साइज डिक्रीज होता है, एंड उसका जब डायलेशन होता है तो प्यूपिल साइज इंक्रीज होता है ना। तो वो भी एक प्यूपिल जो है कंजक्टिवल, उसको बोलेंगे कंजक्टिवल रिफ्लेक्सेस। तो ये जो रिफ्लेक्सेस है, ये स्टेज 1 में अगर हम लोग देखते हैं एनास्थेसिया देने के बाद रिफ्लेक्सेस जो है उस पर क्या इफेक्ट होता है, समझ में आया, उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो स्टेज 1 में वो प्रेजेंट रहते हैं, मतलब उसके जो आईलिड्स है वो ओपन क्लोज करता है, कहाँ पे, स्टेज 1 में। स्टेज 2 में भी उसके प्रेजेंट रहता है, पर स्टेज 3 में अगर हम लोग देखते हैं, स्टेज 4 में अगर देखते हैं तो वो अपसेंट रहता है, क्या रहता है, अपसेंट रहता है। एक तो वो रिफ्लेक्सेस नहीं देता, कहाँ पे, स्टेज 3 में एंड स्टेज 4 में। एक तो वो आई पूरी तरह से क्लोज रखेगा और वो रिफ्लेक्शन वहाँ पे नहीं देगा, कौन से स्टेज में, स्टेज 3 में एंड स्टेज 4 में, ठीक है। देन है आई। अब आई पे क्या इफेक्ट होता है, एनास्थेसिया अगर एजेंट देते हैं तो आई पे क्या इफेक्ट होगा, तो स्टेज 1 में नॉर्मल रहता है आई, स्टेज 2 में आई नॉर्मल रहता है, पर स्टेज 3 में अगर हम लोग देखते हैं तो प्लेन 1 है, तो प्लेन 1 में आई बॉल मूविंग, आई बॉल मतलब पता है आप लोगों को, आई बॉल मतलब क्या होता है, ये जो ब्लैक वाला जो राउंड दिख रहा है हमारे आई में उसको बोलेंगे आई बॉल बोलेंगे। तो वो प्लेन 1 में क्या होता है, मूविंग होता है इधर उधर, ठीक है। देन प्लेन 2 में वो फिक्स रहता है, वो मूविंग नहीं होता, फिक्स रहेगा। प्लेन 3 में क्या रहता है, वो फिक्स रहता है, वो मूविंग नहीं होगा। प्लेन 4 में वो क्या होगा, डायलेटेड होगा। अब डायलेटेड मतलब क्या होता है कि साइज इंक्रीज होना, साइज इंक्रीज होना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायलेटेड बोलेंगे। एंड स्टेज 4 में अगर देखते हैं हम लोग तो नॉट रिस्पॉन्ड टू ब्राइट लाइट, कंप्लीटली डायलेटेड हो जाता है, इंक्रीज इन साइज हो जाता है। एंड ब्राइट अगर लाइट अगर उसके सामने अगर फोकस करते तो वो आई जो है उसका रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो ये इफेक्ट दिखाई देते हैं हमें इसमें आई पे, जब एनास्थेसिया जब एजेंट हम लोग पेशेंट को अगर देते हैं तो ये जो है वो हमें दिखाई देता है स्टेज पे, ठीक है। देन हार्ट बीट्स, हार्ट बीट्स में क्या होता है, नॉर्मल हार्ट बीट्स रहते हैं स्टेज 1 में, स्टेज 2 में नॉर्मल रहते हैं या फिर इंक्रीज हो जाते हैं,
स्टेज 3 में अगर देखते हैं हम लोग तो प्लेन 1 में नॉर्मल रहता है, प्लेन 2 में नॉर्मल रहता है, प्लेन 3 में नॉर्मल या फिर फॉलिंग हो जाते हैं हार्ट बीट्स, प्लेन 4 में फॉलिंग हो जाते हैं एंड स्टेज 4 में स्टॉप हो जाते हैं। अब ये जो स्टेज 4 है वो स्टेज 4 कौन सी है एनेस्थीसिया की स्टेज 4? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस स्टेज 4 में क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए एनेस्थेटिक एजेंट। अगर एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए एनेस्थेटिक एजेंट करते हैं तो ये जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम वो पैरालिसिस हो सकती है या फिर स्टॉप हो सकती है, उसी को बोलेंगे हम लोग कोलैप्स बोलेंगे। मतलब हमें ये समझना चाहिए कि एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए एनेस्थेटिक एजेंट नहीं देना चाहिए। अगर दिया तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर बाकी ऑर्गन्स है वो जो अफेक्ट हो सकते हैं या फिर कोलैप्स हो सकते हैं। देन है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर स्टेज 1 में नॉर्मल रहता है, स्टेज 2 में क्या रहता है? इंक्रीज हो जाता है, स्टेज 3 में प्लेन 1 में नॉर्मल रहता है, प्लेन 2 में नॉर्मल रहता है, प्लेन 3 में नॉर्मल या फिर फॉलिंग हो जाता है, प्लेन 4 में फॉलिंग हो जाता है और स्टेज 4 में स्टॉप होता है। क्यों स्टॉप होता है? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया? एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए एनेस्थेटिक एजेंट दिया, इसलिए वो स्टॉप हो रहा है या फिर यहाँ पे कोलैप्स हो रहा है। ठीक है। देन अगर हम लोग देखते हैं देन है रेस्पिरेटरी या फिर रेट ऑफ ए रेस्पिरेशन। तो वहाँ पे स्टेज 1 में क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टेज 1 में क्या हो रहा है? नॉर्मल। स्टेज 2 में क्या हो रहा है? इंक्रीज। स्टेज 3 में प्लेन 1 में नॉर्मल, प्लेन 2 में नॉर्मल, प्लेन 3 में नॉर्मल या फिर फॉलिंग होता है, प्लेन 4 में फॉलिंग हो रहा है और स्टेज 4 में स्टॉप हो रहा है, मतलब कोलैप्स हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट दे रहे, इसलिए वो स्टॉप हो रहा है। मतलब ये यहाँ पे जो स्टेजेस है, स्टेज 1 कौन सी है? स्टेज ऑफ एनास्थीसिया। स्टेज 2 कौन सी है? स्टेज ऑफ ए कौन सी है? डेलीरियम। डेलीरियम मतलब एक साइड में। स्टेज 3 कौन सी है? स्टेज ऑफ ए सर्जिकल एनास्थीसिया एंड स्टेज 4 कौन सा है? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई होता है कि अगर पेशेंट को अगर हम लोगों ने एनास्थीसिया दिया तो उसके जो ऑर्गन्स है तो उसके ऑर्गन पे क्या क्या इफेक्ट होता है? स्टेज 1 में क्या इफेक्ट होता है, स्टेज 2 में क्या इफेक्ट होता है, स्टेज 3 में उसके जो पेशेंट के जो ऑर्गन्स है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, और स्टेज 4 में अगर एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट हम लोग करते तो वो किस तरह से वो पेशेंट के ऑर्गन या फिर पेशेंट के बॉडी पार्ट्स किस तरह से रिएक्ट करते वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो इस टेबल को आप लोगों को लर्न करना है। अगर स्टेजेस अगर पढ़ते समय याद नहीं हो रहे तो इस टेबल को आप लोगों को क्या करना है? याद करना है। ठीक है, पॉज करें। पॉज के लिए अभी हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ए जनरल एनेस्थीसिया। अब क्लासिफिकेशन में क्या आता है? वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। देखो यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता दूँ कि जब भी कोई चैप्टर है या फिर टॉपिक है तो उसका डेफिनेशन एंड उसका क्लासिफिकेशन ये कंपलसरी रहेगा। तो आप लोगों को सभी के डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, तो जो मेन मतलब ये क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि डिफाइन जनरल एनेस्थीसिया एंड क्लासिफाई दे, तो ये जो क्वेश्चन है तो उसकी डेफिनेशन आप लोगों को इसकी याद रहनी चाहिए एंड उसका क्लासिफिकेशन आपको लर्न रहना चाहिए। उसके साथ साथ उसके जो स्टेजेस है, जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, ये आप लोगों को लर्न होना चाहिए। ठीक है, इसका अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं जनरल एनेस्थीसिया तो वोलेटाइल है और दूसरा है नॉन वोलेटाइल। अब वोलेटाइल जो सब्सटेंसेस रहते हैं वो गैसियस फॉर्म में रहते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। वो गैसियस फॉर्म में है तो ऑब्वियसली उसको क्या करेंगे? इनहेलेशन के थ्रू देंगे। पेशेंट है उसको हम लोग इनहेलेशन के थ्रू, इनहेलेशन के मतलब क्या? नोज थ्रू हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो इनहेलेशन के थ्रू उसको क्या कर रहे हैं? जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, उसको बोलेंगे हम लोग वोलेटाइल। तो उसमें लिक्विड आता है और क्या आता है? गैसियस आता है। लिक्विड में एग्जाम्पल कौन कौन से है? ईथर है, देन क्लोरोफॉर्म है, देन हैलोजन। ये 3 एग्जाम्पल है, तो 3 में से 2 एग्जाम्पल आप लोगों को लर्न करने और एग्जाम में आप लोगों को 2 एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना ही है। वो
कंपलसरी एक अगर एग्जाम्पल लिखते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए आप लोगों को 2 या फिर 3 आप लोगों को एग्जाम्पल एक क्लास में आप लोगों को लिखना ही है, ठीक है। देन है गैसेस। गैसेस में क्या है, गैसेस में साइक्लोप्रोपेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड है। ये 2 एग्जाम्पल किस में आते हैं, गैसेस में आते हैं। और ये जो वोलेटाइल है ये हम लोग इनहेलेशन के थ्रू दे रहे हैं, तो इसको हम लोग इनहेलेटरी एनास्थेटिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनहेलेटरी एनास्थेटिक्स हम लोग उसको क्या करते बोलते हैं। अब ये जो ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, हैलोजेन है, साइक्लोप्रोपेन, नाइट्रस ऑक्साइड, देन और ड्रग है, तो ये सभी क्या है, ड्रग के नाम है। ये क्या है, ड्रग के नाम। हर चैप्टर में, हर टॉपिक में आप लोगों को डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन आने वाला ही है, ठीक है। तो आप लोगों को जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम पे पूछा गया वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो आप लोगों को लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिक्विड एंड गैशियस, लिक्विड में ईथर, क्लोरोफॉर्म, हैलोजेन, गैशियस में एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी क्या है, ड्रग्स के नाम है। देन नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मतलब हम लोग इसको इनहेलेशन के थ्रू हम लोग उसको एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। उसमें 2 क्लास है, एक है बार्बिचुरेट एंड दूसरा है नॉन बार्बिचुरेट, ठीक है। बार्बिचुरेट में एग्जाम्पल कौन सा है, थायोपेंटोन एंड डाइजेपाम, ठीक है। नॉन बार्बिचुरेट में एग्जाम्पल कौन से है, प्रोपेनेडिन एंड कीटामाइन, ये एग्जाम्पल है नॉन बार्बिचुरेट में। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ए जनरल एनास्थेटिक्स एजेंट या फिर जनरल एनास्थेशिया, ये उसका क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन छोटा है तो आप लोगों को इसको याद करने में तकलीफ नहीं होगी, और ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को याद करना है, ठीक है। देन उसके आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है जनरल एनास्थेशिया की। जब पेशेंट को हम लोग जनरल एनास्थेशिया अगर लगाते हैं तो जनरल एनास्थेशिया मतलब जनरल में क्या आ गया, पूरे हमारे बॉडी के पार्ट्स आ गए, ठीक है। पूरे बॉडी को लॉस ऑफ सेंसेशन कर देता है, वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कर देता है। तो ये जो उसके प्रॉपर्टीज है, अगर पेशेंट है और पेशेंट को अगर हम लोगों ने जनरल एनास्थेशिया दिया है, अब जनरल एनास्थेशिया कब देना है ये मैंने आप लोगों को बताया। अगर कोई मेजर ऑपरेशन अगर करना है या फिर उसको बहुत पेन हो रहा है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको बहुत पेन हो रहा है, तो ये एनास्थेशिया देना उसको ज़रूरी रहता है ताकि उसको पेन नहीं होना चाहिए करके, ठीक है। अगर पेन होगा तो वो पेन करते करते वो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए मेजर ऑपरेशन करना है या फिर छोटा बहुत अगर ऑपरेशन करना है तो उसमें एनास्थेशिया देना ज़रूरी होता है ताकि उसको पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ है। अब एक पेशेंट है, उसको हम लोगों ने जनरल एनास्थेशिया दिया। अब जनरल एनास्थेशिया देने के बाद हमें क्या क्या महसूस होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ दिखती है, ठीक है। तो पहला इजी टू एडमिनिस्टर। जनरल एनास्थेटिक के जो ड्रग्स है, ये जो जनरल एनास्थेटिक के जो ड्रग है वो हम लोग पेशेंट में इजीली हम लोग उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। देन वो नॉन टॉक्सिक है। नॉन टॉक्सिक है वो क्योंकि देने के बाद कोई ऑर्गन पे वो अफेक्ट नहीं करता है, नॉन टॉक्सिक है, उसकी टॉक्सिसिटी नहीं है। अगर एनास्थेशिया देते हैं तो कुछ ड्यूरेशन तक ही उसका असर रहता है, फिर वो स्मूथली क्या होता है, एक नॉर्मल अपनी कंडीशन में आ जाता है। तो इसका जो इफेक्ट है वो अदर ऑर्गन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए वो नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। पर एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप लोग करते हैं एनास्थेटिक एजेंट का तो फिर वो इफेक्टिव है। जैसे स्टेज 4 में दिखाई दे रहा था। स्टेज 4 में क्या दिखाई दे रहा था अपने को, एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद उसका वो जो ऑर्गन्स है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो कोलैप्स हो गई थी, वो स्टॉप हो गई थी, तो वो नहीं देना है आप लोगों को। तो एक जो स्टेज है या फिर एक लिमिटेड डोज में ही आप लोगों को उसको क्या करना है, एनास्थेशिया देना है। देन थर्ड है इंडक्शन ऑफ एनास्थेशिया इज रैपिड एंड स्मूथ। इंडक्शन ऑफ एनास्थेशिया, इंडक्शन ऑफ एनास्थेशिया मतलब एनास्थेशिया जो इफेक्ट है वो रैपिडली होता है एंड स्मूथली होता है। जो एनास्थेशिया का जो इफेक्ट है वो क्या होता है, रैपिडली होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि एनास्थेशिया देने के बाद वो एकदम एक हम लोग बोलते हैं सूंघ ही देना, उसको उसी को बोलेंगे एनास्थेशिया। तो इंडक्शन जो मतलब जो इफेक्ट है वो रैपिड होता है एंड उसका इफेक्ट जो वो स्मूथली, कोई उसमें तकलीफ नहीं होती या फिर कोई इरिटेशन नहीं होता है, ठीक है। देन गुड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। अब एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है कि रिलीव द पेन या फिर रिलीव द पेन। तो गुड जो पेन है पेशेंट के अंदर अगर कुछ पेन हो रहा है उसको क्या करता है, वो रिलीव कर देता है, रिलीव कर देता है, इसलिए गुड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो है वो है 5 जो पॉइंट है वो है प्रोड्यूस एडिक्वेट मसल रिलैक्सेशन।
अब वो लॉस ऑफ सेंसेशन कर रहा है, मतलब उसको कोई दूसरा आया और उसको कितना भी धक्का दे या फिर किसको कितना भी आवाज़ उसको सुनाई दे नहीं देगा, क्योंकि वो एनास्थेशिया कंडीशन में है। तो उसमें क्या होता है कि एनास्थेटिक अगर एजेंट देते हैं तो वो प्रोड्यूस मसल रिलैक्सेशन करता है, मसल की कोई एक्टिविटी नहीं करता है, वो रिलैक्स हो जाते हैं मसल। देन है नॉट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन ए वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स एंड लीवर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये नॉन टॉक्सिक है, तो नॉन टॉक्सिक है तो एनास्थेटिक एजेंट देने के बाद इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। जो जैसे हार्ट हो गया, वाइटल ऑर्गन्स मतलब हो गए जो हमारे बड़े जो ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट हो गया, लीवर है, लंग्स है, उस पर कोई वो एडवर्स इफेक्ट नहीं देता है। ठीक है, सफिशिएंट मार्जिन ऑफ ए सेफ्टी बिटवीन सर्जिकल एनेस्थीसिया रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। अब सर्जिकल एनेस्थीसिया ये स्टेज 3 है एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस ये स्टेज 4 है। ठीक है ना, तो इसके बीच में जो डोज आता है एनेस्थीसिया का वो सेफ्टी मतलब सफिशिएंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो डोज जो है वो हमें बराबर देना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेसिव अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हो जाता है एनेस्थीसिया तो वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करता है। तो इसीलिए इनके ये स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में जो डोज है वो बराबर हमें देना चाहिए। नेक्स्ट है साइज एंड स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया मस्ट बी क्लियर। आप लोगों को अभी मैंने आप लोगों को टेबल बताया है कि हर स्टेज में क्या इफेक्ट होता है, तो उसके जो स्टेजेस है वो क्लियर है कि स्टेज 1 में ये इफेक्ट मतलब ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट के अंदर, स्टेज 2 में ये सिम्टम्स, स्टेज 3 में ये, अगर ज़्यादा अगर एडमिनिस्टर किया तो स्टेज 4 में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये जो स्टेजेस है एंड जो साइज है, साइज मतलब कैसे आई का जो साइज है, आई बॉल का साइज जो है या फिर फिक्स है या फिर डायलेटेड है, वो क्लियरली हमें समझ में आता है कि इतने डोज में ये वाली स्टेज दिख रही है, ये डोज में इतनी स्टेज दिख रही है। और स्टेज 3 में जो प्लेन 3 है जहाँ पे क्या रहता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम रहती है, तो वो जो कंडीशन है वो कंडीशन इस बेटर है कि मेजर ऑपरेशन के लिए, मतलब कोई इफेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट मेजर ऑपरेशन अगर कर रहा है तो वो घबरा जाता है या फिर एंजाइटी फॉर्म होती है उसके अंदर या फिर उसमें वोमिटिंग हो जाती है, तो उसको प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन दिया जाता है। ये प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन होता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा है यहाँ पे कि जनरल एनास्थेटिक मतलब जो स्टेजेस है उसका मैंने आप लोगों को टेबल निकाल के दिया है, वो आप लोगों को याद करना है। उसको याद करेंगे तो आपको जो स्टेजेस है एनास्थेशिया के वो याद रहेंगे। देन हम लोगों ने यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ा है जनरल एनास्थेशिया का, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल में लिक्विड गैसेस, नॉन वोलेटाइल बार्बिट्रेट, नॉन बार्बिट्रेट, उसके एग्जाम्पल और 2 एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना कंपलसरी है। देन उसके आइडियल प्रॉपर्टी आप लोगों ने 8 है, तो उसमें से 6 आइडियल प्रॉपर्टी आप लोगों को याद करना है। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में 10 मार्क्स का तो भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है जनरल एनालिसिस उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये चैप्टर आप लोगों को, ये टॉपिक जो है वो अच्छे से आप लोगों को याद करना है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि जनरल एनास्थेसिया की डेफिनेशन पढ़ा आप लोगों ने, डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, उसके स्टेजेस पढ़े, स्टेजेस का मैंने टेबल आप लोगों को बताया किस तरह से स्टेजेस को याद रखना है आप लोगों को। देन हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, देन उसके आइडियल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है। तो ये आप लोगों को टॉपिक जो है वो अच्छे से करना है। ठीक है, थैंक यू।